वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में सेक्शन 208 करेंगे, जिसका टाइटल है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। तो सबसे पहले इसमें हमें ये समझना होगा कि रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में कौन कौन सी पार्टीज, कौन कौन से लोग आएंगे। फिर एक एक्सप्रेशन यूज होता है इस सेक्शन के अंदर, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी सेक्शन में गिवन है, उसको डिस्कस करेंगे। फिर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि एक अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए सर्टन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की, और उस पर कुछ खास ऐसी ट्रांजैक्शंस भी हैं जिन पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की रिक्वायरमेंट होती है, और उसके बाद ही वो ट्रांजैक्शंस जो है वो कंपनी कर सकती है, तो वो रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। फिर एक्सेप्शन है इसमें से कुछ ट्रांजैक्शंस की, कि जिनके ऊपर ये जो ऊपर रिक्वायरमेंट हमने पढ़ी अप्रूव्ड पॉलिसी और स्पेशल रेजोल्यूशन वाली, ये अप्लाई नहीं होगी। इसी तरह रिक्वायरमेंट है कि डायरेक्टर रिपोर्ट में इससे रिलेटेड कुछ बातें बताई जाएंगी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से, और इसका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है। फिर लॉ में ये डिस्कस हुआ है कि अगर कोई कंपनी कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है जिसमें डायरेक्टर और या एम्प्लॉय इन्वॉल्व है कंपनी के, और वो कॉन्ट्रैक्ट इस सेक्शन की कंट्रावेंशन में है, यानी इस सेक्शन की रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट है, तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स का स्टेटस क्या होगा, उन पे कंपनी क्या क्या एक्शन ले सकती है और क्या क्या एक्शन नहीं ले सकती, उसमें क्या इंप्लीकेशंस होंगी, वो डिस्कस होंगी। और फिर एंड में हम डिस्कस करेंगे पेनल्टी की, अगर नॉन कंप्लायंस होती है इस सेक्शन की तो उस सिचुएशन में क्या पेनल्टी लगेगी और किन को लगेगी। तो सबसे पहले रिलेटेड पार्टी एक्सप्रेशन की अगर हम बात करते हैं, तो जब हम बात करेंगे रिलेटेड पार्टी की तो उसमें 9 डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें जहन में रखना है। पहला तो ये कि एक कंपनी का डायरेक्टर डायरेक्टर का एक तो कंपनी के साथ ताल्लुक है डायरेक्टरशिप का, लेकिन एक कंपनी के डायरेक्टर और जो उसके रिलेटिव्स होते हैं वो भी रिलेटेड पार्टी कंसीडर होते हैं। इसी तरह से की मैनेजरियल पर्सोनल्स, यानी वो लोग जो टॉप मैनेजमेंट पोजीशन पर हैं, जो मेन की मैनेजमेंट पोजीशन पर हैं, और उनके रिलेटिव, वो भी रिलेटेड पार्टी कंसीडर होंगे। इसी तरीके से एक ऐसी फर्म, पार्टनरशिप फर्म, जिसमें जो डायरेक्टर या वो की मैनेजमेंट का जो पर्सन है, मैनेजर या उसका रिलेटिव पार्टनर हो, यानी जो 1 और 2 में हमने पॉइंट पढ़े, ऐसी पार्टनरशिप फर्म के साथ भी ट्रांजैक्शन अगर आप करेंगे जिसके अंदर डायरेक्टर, की मैनेजरियल पर्सोनल वाला मैनेजर और उनके जो रिलेटिव्स हैं, अगर वो पार्टनर हैं, तो उस फर्म के साथ जो ट्रांजैक्शन होगी वो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होगी। इसी तरीके से एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसमें जो हमने अभी ऊपर डायरेक्टर और की मैनेजर का पढ़ा, वो मेंबर या डायरेक्टर हूं प्राइवेट कंपनी में, और पब्लिक कंपनी में जहां पर वो डायरेक्टर और मैनेजर या तो डायरेक्टर हों या अपने रिलेटिव्स के साथ मिलकर वो उस कंपनी के पेड अप शेयर कैपिटल को होल्ड करते हैं। तो अब तक हमने जो 5 पॉइंट्स कवर किए उसमें डायरेक्टर, मैनेजर और उनके रिलेटिव भी कवर हो गए, उस वो जिन पार्टनरशिप में इन्वॉल्व हैं वो भी कवर हो गए, और जिन प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज के अंदर उनका ताल्लुक है वो भी कवर हो गए। तो अब 6 पॉइंट है कि एनी बॉडी कॉर्पोरेट हुज चीफ एग्जीक्यूटिव और मैनेजर इज अकस्टम टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन ऑफ अ डायरेक्टर और मैनेजर। तो हम कहते हैं लेट से कोई और कंपनी है या बॉडी कॉर्पोरेट है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव और मैनेजर हमारी कंपनी के डायरेक्टर या मैनेजर की एडवाइस और डायरेक्शंस के मुताबिक काम करते हैं फॉर एनी रीजन, तो फिर वो जो बॉडी कॉर्पोरेट भी होगी वो भी हमारी रिलेटेड पार्टी समझी जाएगी। इसकी एक एक्सेप्शन है कि अगर जो फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी के डायरेक्टर या मैनेजर हैं वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में एक कंसल्टेंट के तौर पे काम भी करते हैं या लीगल एडवाइजर के तौर पे काम भी करते हैं, और उन्होंने जो एडवाइस, डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शंस दी वो अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में दी, तो फिर उस बॉडी कॉर्पोरेट के साथ रिलेटेड पार्टी वाला रिलेशन नहीं समझा जाएगा। इसी तरीके से कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी एडवाइस, डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन पे हमारे डायरेक्टर और मैनेजर काम करते हैं। अब ये देखें, जो इसमें अगर हम अंडरस्टैंड करें तो 1 और 2 के अंदर पर्संस की बात हो रही है। जो थर्ड पॉइंट है ये फर्म, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, यानी ये उन बिजनेसेस की बात हो रही है जिसमें हमारे डायरेक्टर, मैनेजर या उनके रिलेटिव इन्वॉल्व हैं। फिर ये जो पॉइंट 6 और 7 है, 6 में ये पॉइंट है कि हमारे डायरेक्टर और मैनेजर के मुताबिक कोई और काम करता है, और 7 में ये पॉइंट है कि किसी और पर्सन के एडवाइस, डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हमारे डायरेक्टर और मैनेजर काम करते हैं। यानी पॉइंट नंबर 6 में एडवाइस और इंस्ट्रक्शन देने वाले हमारे डायरेक्टर और मैनेजर हैं, जबकि पॉइंट 7 में एडवाइस और इंस्ट्रक्शन लेने वाले हमारे डायरेक्टर और मैनेजर हैं। यहां पर भी सेम एक्सेप्शन है कि अगर कोई एडवाइस, डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन किसी ने प्रोफेशनल कैपेसिटी में दी और उसे हमारे डायरेक्टर्स फॉलो करते हैं या मैनेजर फॉलो करते हैं, जैसे कोई किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से वो अकाउंटिंग के इश्यूज पर एडवाइस लेते हैं, या वो किसी लॉयर से लीगल इश्यूज के ऊपर एडवाइस लेते हैं इन प्रोफेशनल कैपेसिटी,
तो फिर वो पर्सन जो है वो रिलेटेड पार्टी कंसीडर नहीं होगा। 8th पॉइंट, कोई भी कंपनी जो कि जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, यानी जिस कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में हम रिलेटेड पार्टी को देख रहे हैं, वो उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी हो, सब्सिडरी कंपनी हो या एसोसिएटेड कंपनी हो, तो वो वाली कंपनी भी रिलेटेड पार्टी समझी जाएगी। इसी तरह सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी टू विच इट इज आल्सो अ सब्सिडरी। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमारी कंपनी जो है वो ये है, जिसका एक हम नाम रख देते हैं सी। हमारी कंपनी की एक होल्डिंग कंपनी है और उस होल्डिंग कंपनी की एक और कंपनी है S2। तो पॉइंट नंबर 1 की वजह से जो अब हम किस पर हैं, हम सी पॉइंट पर हैं, तो सी के साथ एच जो है उसका रिलेटेड पार्टी का रिलेशनशिप होगा और S2 के साथ भी रिलेटेड पार्टी का रिलेशनशिप होगा सेकंड पॉइंट की वजह से। और लॉ फिर एक जनरल पॉइंट भी लिखता है कि सच अदर पर्सन एज मे बी स्पेसिफाइड, यानी इस रिलेटेड पार्टी की जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर मजीद लोग भी रूल्स रेगुलेशन के थ्रू जो स्पेसिफाई किया जाएगा उसमें भी मजीद भी इसके अंदर लॉ डिफाइन कर सकता है। अब जब यहां पर कई जगह पर अगर आप नोटिस करें तो टर्म रिलेटिव यूज हुई है, तो यहां पे रिलेटिव का मतलब क्या है, रिलेटिव की क्योंकि टर्म जो है वो बहुत नैरो और बहुत ब्रॉड डिफाइन की जा सकती है। यहां पर रिलेटिव का मतलब है स्पाउस यानी हस्बैंड और वाइफ, सिबलिंग भाई या बहन, लीनियल असेंडेंट जैसे यानी बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी, और डिसेंडेंट ये असेंडेंट्स हो गए यानी ऊपर अबाव अजदाद, और डिसेंडेंट हो गए जो औलाद होती है यानी बेटा बेटी और पोता पोती, नवासा नवासी। तो ये सब इसके अंदर जो है वो शामिल हो जाएंगे। कुछ एग्जांपल्स करते हैं। XYZ Limited is considering an arrangement with ABC firm in which Azam, Babar and Chand are partners। अब ABC firm को हमने देखना है in the context of XYZ Limited। Azam is spouse of Nahid, one of the directors in XYZ Limited। तो XYZ Limited के डायरेक्टर रिलेटेड पार्टी होता है और डायरेक्टर के रिलेटिव में स्पाउस भी शामिल है, वो भी रिलेटेड पार्टी होता है। तो आजम जो है वो रिलेटेड पार्टी हो गया। यहाँ पे नाहिद डायरेक्टर होने की वजह से रिलेटेड पार्टी है, आजम स्पाउस ऑफ डायरेक्टर होने की वजह से यानी रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर होने की वजह से रिलेटेड पार्टी है। और क्योंकि आजम एबीसी फर्म में पार्टनर है तो एबीसी फर्म भी रिलेटेड पार्टी। तो XYZ लिमिटेड के कॉन्टेक्स्ट में हम कह सकते हैं कि नाहिद इज रिलेटेड पार्टी बिकॉज शी इज डायरेक्टर, आजम इज रिलेटेड पार्टी बिकॉज ही इज relative of a director, और ABC firm is related party being a firm in which relative of a director is a partner। एक और एग्जांपल देखते हैं। KLM Limited often obtains investment consultancy from Adil। Adil practices as business advisor and provides the consultancy to KLM Limited purely in professional capacity। यानी वो कंसल्टेंसी का एक पर्सन काम करता है और वो उसी वे में कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा है अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी के अंदर। तो ये एक्सेप्शन में शामिल है, अदील को रिलेटेड पार्टी नहीं समझा जाएगा क्योंकि वो प्योरली प्रोफेशनल कैपेसिटी के अंदर अपनी एडवाइस दे रहा है। अगर अदरवाइज उसकी एडवाइस की बेस पर KLM के डायरेक्टर या मैनेजर ऑपरेट कर रहे होते तो फिर जो है अदील को रिलेटेड पार्टी समझा जाता, लेकिन यहाँ पे प्योरली इन प्रोफेशनल कैपेसिटी की वजह से उसे रिलेटेड पार्टी नहीं समझा जाएगा। अब एक्सप्रेशन जो यूज होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो इसका क्या मतलब है? तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बेसिकली एक ऐसा ऑफिस, एक ऐसी पोजीशन होल्ड करना जिसमें आपको प्रॉफिट मिलता हो, कोई बेनिफिट मिलता हो, तो उसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं सादा लफ्जों में। लेकिन अब लॉ की स्पेसिफिक इसमें स्कोप क्या डिफाइन हुआ है वो हम बात करते हैं। पहली तो बात यह है कि वेयर सच ऑफिस इज हेल्ड बाय अ डायरेक्टर, तो ये पहली तो बात होगी डायरेक्टर वाली। If the director holding it receives from the company anything by way of remuneration over and above the remuneration to which he is entitled as director। अब देखें जो एज अ डायरेक्टर उनका रेमुनरेशन होता है ना, वो सिर्फ होता है मीटिंग फीस, यानी मीटिंग अटेंड करने की एक फीस जो आर्टिकल्स में लिखी हुई है। अगर सिर्फ वो रिसीव करते हैं तो फिर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं समझा जाएगा। लेकिन अगर उसके अलावा वो कोई भी अमाउंट लेते हैं एज सैलरी, फी,
कमीशन, प्री रिक्विजिट्स यानी कोई और बेनिफिट्स हैं, रेंट फ्री अकोमोडेशन और अदरवाइज। तो अगर तो वो अपनी जस्ट मीटिंग फी लेते हैं, फिर तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर रहे जो डायरेक्टर है। उसके अलावा वो कोई सैलरी, फी, कमीशन, कोई भी चीज बेनिफिट और ले रहे हैं तो वो फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे होंगे। फिर हम बात करते हैं उन लोगों की जो डायरेक्टर के अलावा इंडिविजुअल्स हैं। वेयर सच ऑफिस इज हेल्ड बाय एन इंडिविजुअल अदर देन अ डायरेक्टर or by any firm, private company or other body corporate, if the individual firm, private company और body corporate जो भी है वो कंपनी से कोई भी रिमरेशन ले रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, फीस ले रहे हैं, कमीशन, प्री रिक्विजिट, रेंट फ्री अकोमोडेशन और अदरवाइज, यानी कोई भी कंपनी से वो फिर बेनिफिट ले रहे हैं तो वो समझे जाएंगे कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं कंपनी के अंदर। अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। Fareed is a non-executive director in Multan Pharma Limited, a listed company. Listed company है and he is non-executive director, यानी रूटीन मैनेजमेंट में वो इन्वॉल्व नहीं होते। He only receives meeting fee from MPL for attending board meetings and meetings of audit committee, यानी सिर्फ वो जो एज अ डायरेक्टर उनके रिमरेशन बनता है, जो आर्टिकल्स में भी लिखा हुआ होगा, वो सिर्फ रिसीव कर रहे हैं, उसके अलावा वो कोई और पैसे रिसीव नहीं कर रहे। तो फरीद जो है he does not hold office of profit in MPL मुल्तान फार्मा में, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर रहे। एक और एग्जांपल, कंट्रास्टिंग एग्जांपल देखते हैं। नवीद इज डायरेक्टर इन मुल्तान फार्मा लिमिटेड, सेम कंपनी, लिस्टेड कंपनी, एक और डायरेक्टर नवीद। he receives only meeting fee from MPL for attending board meetings and meetings of risk management committee, तो ये भी सिर्फ वही पैसे आ गए। नवीद also supervises the production on routine basis, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गए थे, and lives in a rent free accommodation provided by MPL near its production site। अब रेंट फ्री अकोमोडेशन जो ले ली जब अदर देन रिम्यूनरेशन एज अ डायरेक्टर, ठीक है, तो फिर यहां से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बन गया। फर्दर पॉइंट ये कि नवीद डज नॉट रिसीव एनी मंथली और एनुअल सैलरी फ्रॉम MPL। अब वो सैलरी नहीं लेते, लेकिन रेंट फ्री अकोमोडेशन की वजह से ही ये होगा कि नवीद होल्ड्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन MPL, तो ये हमारा कंक्लूजन होगा। अब हम रिक्वायरमेंट्स कुछ पढ़ते हैं। एक तो लॉ की रिक्वायरमेंट ये है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड अप्रूव पॉलिसी होनी चाहिए। तो अ कंपनी में एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विद द रिलेटेड पार्टी, यानी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शंस की जा सकती हैं, लेकिन ओनली इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसी अप्रूव बाय द बोर्ड। उस एक पॉलिसी बनानी चाहिए और वो पॉलिसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूव होनी चाहिए, सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे स्पेसिफाइड। रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड भी कुछ रेगुलेशंस हैं, उनके अंदर कुछ कंडीशन लॉ ने बताई हुई हैं जो कि इस सेक्शन में नहीं है, वो रेलिवेंट रेगुलेशन में है कि उन कंडीशंस के अंदर रहते हुए आपने ट्रांजैक्शन करनी है। तो कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें सेल, परचेज और सप्लाई ऑफ गुड्स और मटेरियल इन्वॉल्व हो, या प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड की सेलिंग, डिस्पोजिंग और बाइंग इन्वॉल्व हो, लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो, सर्विसेज अवेल करना या रेंडर करना शामिल है, किसी एजेंट को अपॉइंट करना फॉर परचेज और सेल ऑफ गुड्स, मटेरियल, सर्विसेज और प्रॉपर्टी, और सच रिलेटेड पार्टीज अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट। तो ये देखें कि टर्म जो रिलेटेड पार्टी है वो भी लॉ में यूज हो रही है, और जो टर्म है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो भी लॉ में यूज हो रही है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो चाहे उस कंपनी में होल्ड करते हो, उसकी सब्सिडरी में होल्ड करते हो, या एसोसिएटेड कंपनी में होल्ड करते हो, तो वो रिक्वायरमेंट जो है प्रूफ पॉलिसी की वो उसके ऊपर अकॉर्डिंगली अप्लाई होगी। अब कुछ सिचुएशन में, एक स्पेसिफिक सिचुएशन है जिसमें स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट भी है, जहां पर मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड हों किसी भी ट्रांजैक्शन में, तो वो मैटर जनरल मीटिंग में अप्रूवल के लिए प्लेस किया जाएगा, और उस पर अप्रूवल तभी होगा जब स्पेशल रेजोल्यूशन। तो ये दो रिक्वायरमेंट्स ध्यान में रखनी है, एक तो पॉलिसी और दूसरा अप्रूव पॉलिसी होनी चाहिए, और अगर मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्टेड हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन से अप्रूवल लेंगे तो वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब ये जो दोनों रिक्वायरमेंट्स हम पढ़ रहे हैं, इनकी जो अप्रूव पॉलिसी और स्पेशल रेजोल्यूशन वाली, इनसे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, अब उनको डिस्कस करते हैं। ये जो अभी हमने अफोर मेंशन रिक्वायरमेंट पढ़ी है अप्रूव पॉलिसी और स्पेशल रेजोल्यूशन की, ये कुछ ट्रांजैक्शन पर अप्लाई नहीं होती, लेकिन उसमें जो शर्त है वो क्या है कि वो ट्रांजैक्शन कंपनी के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो और वो ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ बेसिस पर हो। अब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जो एक कंपनी का जो मेन बिजनेस है उसके अंदर वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं,
और दूसरी जो बात है कि आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, तो आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन का मतलब है ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें वो टर्म्स एंड कंडीशंस हों एज मे बी स्पेसिफाइड, जो रूल्स एंड रेगुलेशन में बता दी जाए। अच्छा, कुछ जो आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट है वो एक किस्म का फेयर वैल्यू वाला है, यानी आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन का जो जनरल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप किसी पार्टी के साथ उन टर्म्स एंड कंडीशंस पर ट्रांजैक्शन कर रहे हो जैसे आप किसी अननोन पर्सन के साथ, ऐसा पर्सन जिसके साथ आपका कोई ताल्लुक ना होता, आप उसके साथ करते, अगर सेम टर्म्स के ऊपर आप उसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन कहलाएंगी। अब एक एग्जांपल यहां डिस्कस कर लेते हैं। Majid is a director in Multan Electronics Limited, a listed company. His brother bought two air conditioners from main showroom of MEL at the same retail price as is offered to any other customer. यानी एक तो देखें उनके शोरूम से लिए तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रही है, इसका मतलब है वो शोरूम पे एयर कंडीशनर सेल करते हैं, वहीं से जाकर उस भाई ने भी लिए। अब रिलेटिव है, वो सिबलिंग है, सेम रिटेल प्राइस पर लिए जिसपे दूसरे कस्टमर को ऑफर किए जाते हैं, तो इसका मतलब है आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन भी है। तो हमारा जो कंक्लूजन होगा वो ये होगा कि ये ट्रांजैक्शन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है और आर्म्स लेंथ बेसिस पर है। इसलिए जो सेक्शन 208 की रिक्वायरमेंट है कि अप्रूव पॉलिसी होनी चाहिए इसके ऊपर, और या फिर ये कि इसके अंदर जो है आपको स्पेशल रेजोल्यूशन वगैरह पास करें, तो वो रिक्वायरमेंट इसके ऊपर अप्लाई नहीं होती। रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू डायरेक्टर रिपोर्ट एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, तो एक तो रिक्वायरमेंट ये है कि डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं उस अरेंजमेंट को रेफर करना चाहिए, यानी उसकी डिटेल्स बतानी चाहिए, और डायरेक्टर रिपोर्ट में उसे जस्टिफाई करना चाहिए कि क्यों ज़रूरी था कि ये कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट रिलेटेड पार्टी के साथ किया जाए। तो every contract or arrangement entered into with related party shall be referred to in board report to the shareholder along with justification कि जी ये कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट रिलेटेड पार्टी के साथ करना क्यों जरूरी था, क्यों इसमें कंपनी का फायदा था। फिर रिकॉर्ड क्या मेंटेन करने होंगे, तो इस पे लॉ SECP को ऑथराइज करता है कि कमीशन स्पेसिफाई कर सकता है वो रिकॉर्ड जो एक कंपनी को मेंटेन करने होंगे उन तमाम ट्रांजैक्शन के लिए जो वो रिलेटेड पार्टी के साथ करते हैं। अब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि डायरेक्टर और एम्प्लॉय जिसमें इन्वॉल्व हो, रिलेटेड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट हो, और यानी डायरेक्टर और एम्प्लॉय से मुराद है डायरेक्टर और मैनेजर, क्योंकि की मैनेजमेंट पर्सोनल को रिलेटेड पार्टी कहा गया है, तो उनके साथ अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है और वो लॉ की कंट्रावेंशन में, यानी लॉ के रूल्स के अगेंस्ट है, तो फिर उसका स्टेटस क्या होगा। जनरली वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ कंपनी, लेकिन इस पर फर्दर डिटेल्स भी हैं, उनको भी हम डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट जो कि किसी डायरेक्टर या एम्प्लॉय के साथ एक कंपनी करती है विदाउट ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द बोर्ड और अप्रूवल बाय स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग एज रिक्वायर्ड। देखिए, नॉर्मल ट्रांजैक्शन के लिए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंसेंट चाहिए, और जहां पे मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर इन्वॉल्व हो वहां पर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन का अप्रूवल चाहिए। तो जो रिक्वायरमेंट थी वो अगर पूरी नहीं हुई, इफ इट इज नॉट रेटिफाइड बाय द बोर्ड, अब बोर्ड ट्रांजैक्शन होने के बाद भी रेटिफाई कर सकता है किसी उसको, और एज द केस में बी, और बाय द शेयर होल्डर एट अ मीटिंग, यानी अब अगर बोर्ड ने करना है या फिर शेयर होल्डर ने करना है, विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट वाज एंटर्ड इनटू, 90 दिन का टाइम है कि एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक ट्रांजैक्शन हो गई, उसके बाद भी बोर्ड अगर उसको अप्रूव कर देता है तो वो रेटिफाई हो जाएगा, यानी बैक डेट में भी अप्रूवल ले सकते हैं। शेयर होल्डर अगर उसकी स्पेशल रेजोल्यूशन बाद में पास कर देते हैं तो वो तब भी अप्रूव हो जाएगा, लेकिन टाइम कितना है कि ट्रांजैक्शन या कॉन्ट्रैक्ट के 90 डेज का टाइम है। अब अगर हुआ ये कि जो पहले नहीं ली अप्रूवल और बाद में 90 डेज के अंदर रेटिफिकेशन भी नहीं करवाई, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट वाइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और अगर कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट किसी रिलेटेड पार्टी के साथ है जिसमें कोई डायरेक्टर वगैरह इन्वॉल्व है या किसी ऐसे डायरेक्टर ने ऑथराइज किया है, तो वो जो डायरेक्टर कंसर्न होंगे वो इंडेमनीफाई करेंगे कंपनी को अगेंस्ट एनी लॉस इनकर्ड बाय। तो इफ द कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इज विद अ रिलेटेड पार्टी to any director or is authorized by any other director, तो जो डायरेक्टर इसमें इन्वॉल्व होंगे, जिन्होंने उस ट्रांजैक्शन को ऑथराइज किया, जिन्होंने उस ट्रांजैक्शन में शामिल हुए, वो कंपनी को अगर कोई भी इस ट्रांजैक्शन में लॉस होता है तो वो कंपनी को वो लॉस पूरा करके देंगे, इंडेमनीफाई करेंगे। अब यहां पर एक और भी पर्सपेक्टिव है कि ये ऊपर तो हमने ये बात की कि कंपनी को नुकसान होगा तो वो उसको इंडेमनीफाई करेंगे, लेकिन रेटिफाई भी कंपनी कर सकती है और उसको बैक डेट में भी अप्रूवल मिल सकता है। तो लॉ ये भी कहता है रिगार्डलेस ऑफ द अबव प्रोविजन, ये कंपनी के लिए ओपन होगा कि वो किसी भी डायरेक्टर या एम्प्लॉय के अगेंस्ट इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट जो कि कंट्रावेंशन में हुआ है, रिकवरी ऑफ लॉस के लिए केस कर सकते हैं।
यानी कंपनी ने रेटिफाई कर भी दिया बाद में, उसके बावजूद अगर कंपनी को नुकसान होता है तो वो कंपनी उस डायरेक्टर या एम्प्लॉय पर केस करके, जो अगर लॉ के अंदर उनके पास मैकेनिज्म मौजूद है, कोई नुकसान जो है उसकी रिकवरी करना चाहते हैं तो वो उसको कर सकते हैं। ऑब्वियसली इस सिलसिले में फैसला तो अल्टीमेटली कोर्ट करेगी कि वो जो लॉस है उसकी रिकवरी इस सिचुएशन में डायरेक्टर से की जाए या ना की जाए। लेकिन ये कि कंपनी के लिए जो लीगल ऑप्शंस हैं वो ओपन रहेंगे। रेटिफिकेशन का ये मतलब नहीं होगा कि कंपनी के जो लीगल ऑप्शंस हैं बाद में किसी नुकसान की रिकवरी के वो खत्म हो गए। एंड में हम अब पेनल्टी डिस्कस करेंगे। A director or any other employee of company who had entered into or authorized a contract or arrangement in violation of above provision, तो उसकी लाइबिलिटी क्या होगी। अब इसमें लिस्टेड कंपनी में काफ़ी ज़्यादा लाइबिलिटी है। लिस्टेड कंपनी में तो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है जो कि 3 साल तक की हो सकती है, और फाइन हो सकता है जो कम से कम 5 मिलियन रुपीज होगा। यहां पर इस बात का ख्याल रखना है कि अप टू ₹5 मिलियन नहीं है, यह है शेल नॉट बी लेस देन 5 मिलियन, यानी कम से कम फाइन 5 मिलियन रुपीज होगा। और दोनों भी हो सकते हैं, 3 साल तक की सजा भी हो सकती है और 5 मिलियन और अबव का फाइन भी हो सकता है। तो लिस्टेड कंपनी में तो ये बहुत ही सीरियस इशू है, ये हमें इस पेनल्टी से भी पता चल रहा है। और बाकी कंपनीज के अंदर जो लिस्टेड के अलावा होती हैं, जैसे पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी और प्राइवेट कंपनी, उसमें लेवल 2 की पेनल्टी लगेगी जो कि ₹500,000 है और ₹1,000 पर डे अगर कंटिन्यू करता है। ये सेक्शन 479 के अंदर पेनल्टी की अमाउंट दी हुई है, लेकिन ये अमाउंट्स अपडेट भी वक्त के साथ हो सकती हैं। तो लेवल 1 की पेनल्टी कम है, लेवल 2 की इससे ज़्यादा है और लेवल 3 की उससे भी ज़्यादा है। तो ये बेसिकली 3 लेवल ऑफ पेनल्टी जो हैं वो इसके अंदर डिफाइन हुए हैं। लिस्टेड कंपनी के लिए ज़्यादा आप देख रहे हैं कि इम्पैक्ट है और बाकी कंपनीज के लिए कम है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।